हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिलेशंस में आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन रिलेशंस आर एज फॉलोज। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास है सिनोनिम। अ सिनोनिम इज क्रिएटेड व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द सेम इंफॉर्मेशन और एट्रीब्यूट। कि जब डेटाबेस के अंदर आप सेम इंफॉर्मेशन के लिए दो डिफरेंट नेम्स इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास सिनोनिम की प्रॉब्लम ऑकर होती है। इस एग्जाम्पल से समझें कि लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल है आइटम का और एक टेबल है सप्लायर का। अब इस टेबल के अंदर अगर आप ये वाला एट्रीब्यूट देखें, आइटम के टेबल के अंदर ये जो थर्ड एट्रीब्यूट है सप्लायर कोड, अगर इसकी आप वैल्यूज़ देखें और ये सप्लायर वाले टेबल के अंदर सप्लायर आईडी की वैल्यूज़ देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं ये सेम हैं, क्योंकि ये सेम ही डाटा है। ये भी बेसिकली सप्लायर का नंबर है, ये भी सप्लायर का नंबर है। लेकिन अगर आप इसके एट्रीब्यूट के नेम देखें, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सप्लायर कोड और यहाँ भी लिखा हुआ है सप्लायर आईडी, यानी कि डाटा आपके पास सेम है लेकिन आपने जो नेम उनके लिए इस्तेमाल किए हैं वो नेम आपने डिफरेंट इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप डेटाबेस के अंदर सिनोनिम कहते हैं। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम इफ इट एग्जिस्ट इन टू और मोर रिलेशंस। अगर आपको कोई एट्रीब्यूट दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस के अंदर मौजूद है तो उस एट्रीब्यूट का जो नेम होगा वो सेम होगा। या तो आप इस एट्रीब्यूट का सप्लायर आईडी रख दें, यहाँ भी सप्लायर आईडी, यहाँ भी सप्लायर आईडी, या यहाँ भी सप्लायर कोड कर दें और यहाँ भी आप सप्लायर कोड कर दें। तो आपको बेसिकली इन दोनों एट्रीब्यूट्स के जो नेम है वो सेम रखने पड़ेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया है सप्लायर आईडी। तो अब ये दोनों सेम हो चुके हैं, तो आपकी जो सिनोनिम की प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। सिनोनिम के बाद सेकंड आपके पास प्रॉब्लम आती है होमोनिम की। अ होमोनिम इज क्रिएटेड व्हेन द सेम नेम इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। कि जब आप दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए कोई सेम नेम इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप होमोनिम की प्रॉब्लम कहते हैं। इसको भी एग्जांपल से देखें कि लेट्स सपोज आपके पास ये कस्टमर का एक टेबल है और ये एक आपके पास सप्लायर का टेबल है। अब इस कस्टमर के टेबल के अंदर भी आपके पास एक एट्रीब्यूट है कंपनी नेम और इस सप्लायर टेबल के अंदर भी आपने एक एट्रीब्यूट बना दिया है कंपनी नेम। लेकिन अगर आप इनकी वैल्यूज़ देखें तो ये बेसिकली जो कंपनी नेम्स हैं वो कस्टमर के कंपनी के नेम हैं, लेकिन यहाँ पर सप्लायर के अंदर ये जो कंपनी नेम है ये सप्लायर की कंपनी के नेम है। तो ये दोनों डिफरेंट डाटा है, लेकिन आपने जो नेम इस्तेमाल किए हैं ये दोनों आपने सेम इस्तेमाल कर दिए हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप कहते हैं होमोनिम, कि एट्रीब्यूट्स आपके डिफरेंट थे, नेम आपने सेम इस्तेमाल कर दी हैं। तो आपको इसको भी रिजॉल्व करना पड़ता है। द यूनिक एट्रीब्यूट नेम्स मस्ट बी यूज इन ऑल रिलेशंस टू अवॉइड कन्फ्यूजन। एट्रीब्यूट के नेम यूनिक होने चाहिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमें इन दोनों के एट्रीब्यूट्स के नेम चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए हमने कर दिया है, हमने कस्टमर के अंदर लिख दिया है कस्टमर कंपनी और सप्लायर के अंदर लिख दिया है सप्लायर कंपनी। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। होमोनिम के बाद आपके पास प्रॉब्लम आती है रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी की प्रॉब्लम हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा देखें कि रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। कि जब आप डाटा को डुप्लीकेट करते हैं बहुत सारी फाइल्स के अंदर तो उसे रिडंडेंसी कहते हैं। इट इज़ क्रिएटेड व्हेन द सेम इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी स्टोर्ड इन टू वेज ऑफ फॉर्म्स। कि जब आप किसी सेम इंफॉर्मेशन को दो डिफरेंट तरीक़ों से स्टोर कर लें तो उसे आप रिडंडेंसी कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये कस्टमर का टेबल है, इसके अंदर आपके पास ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर आप ये दो एट्रीब्यूट देखें, डेट ऑफ बर्थ और एज, हमें इन दोनों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप फार्मूले के ज़रिए एज खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको इस एट्रीब्यूट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एज वाला एट्रीब्यूट है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है जिसे आप रिडंडेंसी कहेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ ये 4 एट्रीब्यूट्स चाहिए, एज वाला एट्रीब्यूट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जब कभी हमें एज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस डेट ऑफ बर्थ वाले एट्रीब्यूट की मदद से उस एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। रिडंडेंसी के बाद हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। द डाटा दैट डज नॉट हैव ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। कि ऐसा डाटा जिसके अंदर आपके पास ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन नहीं होती उसको आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास ये कस्टमर का टेबल है। अब इस कस्टमर के टेबल के अंदर बेसिकली ये वो डाटा होता है जिसके अंदर बेसिकली आप येस या नो में आंसर देते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप देखिए एट्रीब्यूट्स के नेम हैं मैरिड और सिंगल, तो आपको मैरिड स्टेटस पूछ रहे हैं कि आप मैरिड हैं या मैरिड नहीं हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक प्रॉब्लम है, वो क्या है देखें कि फर्स्ट ये जो रो है इसमें देखें उसने लिखा है मैरिड यस, तो अगर मैरिड है तो इट मीन्स सिंगल में नो आएगा, तो ये डाटा तो करेक्ट है।
लेकिन अगर आप सेकंड इस रो में देखें रज़ा के अगेंस्ट, तो यहाँ पर उन्होंने मैरिड भी यस लिख दिया है और सिंगल भी यस लिख दिया है। अब ये यहाँ पर कन्फ्यूजन ओकर हो रही है, यहाँ पर ये जो डाटा है ये रॉन्ग है कि अगर यहाँ पर मैरिड आ चुका है यस, तो यहाँ पर नो आना चाहिए। इस तरह से ये नीचे भी है, तो ये दोनों जो रोज़ का जो डाटा है ये रॉन्ग है। अगर यहाँ पर यस आया तो यहाँ पर नो आएगा। तो इस प्रॉब्लम को आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा कहते हैं। इसको रिजॉल्व करने का तरीका कुछ यूँ होता है, आप इस तरह से ये मैरिड और सिंगल का एट्रीब्यूट्स अलग अलग नहीं बनाते, बल्कि आप एक एट्रीब्यूट बना देंगे मैरिटल स्टेटस, और उसके अंदर आप ऑप्शन दे देंगे कि आप मैरिड या सिंगल, के जो शख्स मैरिड है वो यहाँ पर मैरिड शो कर देगा और जो शख्स सिंगल है वो यहाँ पर सिंगल शो कर देगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चंद एक प्रॉब्लम्स थी जो हमारे रिलेशंस के अंदर क्रिएट होती हैं। आपको टेबल और रिलेशंस क्रिएट करते वक्त उनका डिज़ाइन इस तरह से बनाना है कि आपके टेबल के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट ना हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।